ना अभिषेको ना संस्कारः ना सिंहस्य वन विक्रमो अर्जित स्वतस्य स्वयमेव मृगेन्द्रिता। दरअसल हिंदी साहित्य में साक्षात्कार विधा उस व्यक्ति पर आधारित होती है जो अपने परमार्थ, पुरुषार्थ और अपने कर्म को सद दिशा में आगे बढ़ाते हुए कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं। बात जब साहित्य की है और साहित्य में कलम यदि मिट्टी की सुगंध को महकाती है तो साहित्य में प्राण तत्व और उभर आते हैं। साक्षात्कार विधा में साहित्य और साहित्यकार के इस अनवरत चले आ रहे क्रम में आज हम जिस पड़ाव पर हैं, नववर्ष के जिस प्रारंभिक मुहाने पर खड़े हुए हैं, वहां पर आज हम ऐसी शख्सियत से बात करने के लिए आतुर हैं जो साहित्य में, हाड़ौती में अपना वर्चस्व अपने परमार्थ, पुरुषार्थ और कर्म के माध्यम से स्थापित कर चुके हैं। हमारे हाड़ौती के सिरमौर और अपनी चमक, अपनी आभा, अपनी कलम, अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व से प्रसारित करने वाले श्रीमान मुकुट मणिराज साहब। हर्ष का विषय यह है कि उनको आज इस नववर्ष की खुश बेला में, सुखद बेला में एक खुशबूमय सूचना के साथ में हम प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए सीधे सीधे ही उनसे करते हैं बातचीत। भाई साहब नमस्कार, और सबसे पहले तो इस उपलब्धि पर आत्मिक अभिनंदन और बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राम जी। ये सब आपकी और मेरे जितने भी हाड़ौती के मुझे चाहने वाले लोग हैं, सब उनकी दुआओं का असर है जी। और ये सब उन्हीं की दुआओं से ये उपलब्धि तक मैं पहुंचा हूं जी। आसान नहीं होता है सफ़र। अब इस सफ़र को जब हम प्रारंभिक बिंदु से देखने की कोशिश करें तो क्या समाज की पीड़ा आपकी प्रेरणा थी या फिर शौक और रुचि ही यहाँ तक लेके आई? देखिए, मेरा जब लेखन शुरू हुआ ना तो उस समय मुझे इतना बोध नहीं था कि समाज की पीड़ा क्या होती है, कविता क्या होती है। और मैं क्या है कि यहाँ कोटा में जब कक्षा 11 में पढ़ने आया मल्टीपर्पज़ स्कूल में जी। तो उस समय मेरे क्लास टीचर कक्षाध्यापक श्री नंदन चतुर्वेदी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं जानता था कि ये बड़े साहित्यकार हैं या साहित्यकार क्या होता है, लेकिन वो हमारे कक्षाध्यापक थे। वहाँ एक वीणा पत्रिका विद्यालय की निकलती थी वार्षिक, उसमें कविताएं वगैरह मांगी गई तो मैंने भी उनको एक कविता लिख कर दी। तो उन्होंने मुझे सराहा थोड़ा सा और फिर मुझे रास्ता दिखाया कि भाई तुम अच्छा लिख सकते हो, तुम भारत हिंदू समिति यहाँ एक बड़ी संस्था है लाड़पुरा कोटा में, तो तुम वहाँ आया करो। वहाँ हर रविवार को गोष्ठी होती है, उसमें सभी साहित्यकार कोटा के आते हैं, तो उनको सुनोगे, समझोगे तो तुम्हें भी लिखने का अभ्यास होगा, अच्छा लिखोगे। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। तो वहाँ से बड़े बड़े सारे ही कोटा के उस समय के सारे साहित्यकार थे, तो वो सब आया करते थे। तो 2-5 बार तो मैं केवल बैठकर उनको सुनकर ही आ गया, क्योंकि ऐसा साहस ही नहीं हुआ कि क्योंकि मैंने ऐसा लिखा भी नहीं था उस समय तक, और वो एक आध लिख कर ही दी थी उनको, बाकी मैं तुकबंदियाँ यूँ करता था। तो मुझे वहाँ जाने के बाद लगा कि अपन तो गलतफहमी में हैं, अभी कोई कविता विता अपने पास नहीं है। तो फिर उसके बाद वहीं से ऐसा दृश्य मतलब वो उपस्थित हुआ। तो रामपुरा में उस ज़माने में, ये बात है लगभग 72-73 की, 1972-73 की। तो रामपुरा में एक जागृति अखबार निकाला करते थे श्याम नारायण जी सक्सेना, वो मासिक जनता दरबार लगाया करते थे रामपुरा में पीपल के पेड़ के नीचे। वो जनता दरबार में हर बार अलग अलग नेताओं को बुलाते, अलग अलग पार्टी के नेताओं को, और उनसे मतलब समाज की समस्याएं और उनकी पार्टी का मतलब विज़न वो सारा मतलब वो अपने अपने भाषण में करते थे, और जनता काफ़ी भरी रहती थी। जनता में से कई लोग सवाल जवाब भी करते थे। तो वो जो है
उस वक्त हम भारत समिति से वो गोष्ठी से निमट के आ रहे थे, तो संचालक ने, हम ठहर गए वहाँ देखने लग गए, तो संचालक ने एक नाम पुकारा कि हमारे लाड़पुरा के बहुत अच्छे युवा कवि हैं प्रेम जी प्रेम, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आएँ और काव्य पाठ करें। क्या बात। तो मैंने पहली बार प्रेम जी को देखा, वो चढ़े मंच पे, खूब तालियां बजी, फिर उन्होंने गीत सुनाए। तो क्या है, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध होके निपटा ही था 71 में, 72-73 की बात है। तो 72-73 मतलब उन्होंने उस संदर्भ में जीते वीर जवान टीको खाडो रोली लाओ रे, भारत की संतान तारा तोड़ो हार बनाओ रे, तो वो गीत जब उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उनसे और डिमांड हुई गीतों की, तो वो मेरे दिमाग पर पहला गीत का असर था। मैंने सोचा, मैंने कहा यार, तो मेरे साथियों ने भी कहा कि यार हाड़ोती में लिखा छे प्रेम जी, है ना, और वहाँ की एक चमचो किताब भी, तो वो किताब भी मेरे एक मित्र के पास मिल गई, मतलब चमचो, तो उसमें हास्य कविताएं उनकी थी। पर उनका गीत जब सुना तो मैंने कहा यार ये छे कविता और गीत तो वो आप तो उसके बाद से मैंने लिखने का प्रयास किया। ठीक बात है। फिर कॉलेज में आ गए, कॉलेज में आ गए तो यहाँ डॉक्टर हरीश थे प्रोफेसर, अजमेर के थे, वो कवि भी थे। तो उन्होंने एक बार दुर्गादान सिंह जी को, और रतनगढ़ के हैं गजानन वर्मा, अच्छे गीतकार हैं राजस्थानी के, इन दोनों को कॉलेज में बुलाया, और कॉलेज में बुला के हॉल में सब इकट्ठे हो जाते थे, तो इनके गीत सुनवाए। तो मैंने दुर्गादान जी को जब सुना, मैंने कहा ये और सुपर पावर है भाई। हाँ, मैंने कहा, तो उनके गीत सुनने के बाद में फिर मैंने लिखना, तो बंदियाँ तो करता था, छोटी मोटी कविताएं इधर उधर की, 2-2 4-4 लाइन, एक आध गीत इधर उधर लिख लिया, लेकिन वो सब मैंने फिर एक तरफ फेंक दिया। और उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो उसी दौर में मेरे जो गीत आज सुने जाते हैं, उनमें से जैसे ओढ़मो है, गरियाला है, भोर है, सांझ है ना, और भी बहुत सारे गीत हैं। तो वो मतलब 77-78 तक ये सारे गीत आए। और आने के बाद में 75 में जय सिंह आसाव जी थे, जगदीश सोलंकी थे, और फिर मतलब 76 में धन्नालाल सुमन आ गए थे 12 से। तो हम 4-5 लोग जो है, तो हमने कवि सम्मेलन में जाना शुरू कर दिया था 75 से ही। हमने जय सिंह जी ने सबसे पहले वहाँ देई में कवि सम्मेलन गया, यार वहाँ पंचायत बड़ा हो जी मेड़ो, और मेड़ा में तो देई में सबसे पहले मतलब कवि सम्मेलन के नाम पे ये छोटे पहला मंच देई में अच्छा हमने किया। उससे पहले 1-2 मंच हुए, लेकिन स्मृति में जो मजबूत है। हाँ, लेकिन कवि सम्मेलन जो मेले का कवि सम्मेलन था, तो हम चारों, तो हम जगदीश जी, दुर्गादान, वो क्या नाम से, धन्नालाल सुमन, जय सिंह आसावत, मैं, और एक वहीं के हैं, क्या नाम उसका, बावरा, घनश्याम है नहीं, बावरा जी देई का ही है वो, ठीक है, और ये बूंदी के बनवारी बल्लम जी, और 1-2 लोग और। तो ये सबसे पहले जो है वहाँ काव्य पाठ किया, और उसके बाद हम धीरे धीरे कोशिश ये करते हैं कि भाई अपन भी नए नए मंच जमाओ, छोटे छोटे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि यहाँ कोटा में एक कवि सम्मेलन था, सनाडे हॉस्टल, जो अभी तो नहीं है वहाँ, लेकिन वो इंदिरा मार्केट में जो ये स्कूल है ना इनका, ज्ञान भारती, उसके ठीक सामने उस चौक में बगल में ही था वो। तो बच्चे हमारे साथ, उनके जो रहते थे, वो पढ़ते थे मेरे साथ भी। तो वहाँ उनकी वार्षिकोत्सव पर एक कवि सम्मेलन रखा उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि यार आप को भी आना है इस कवि सम्मेलन में। और इसमें तो मैं गया, तो उसमें डॉक्टर भारद्वाज जी, शांति कुमार जी भारद्वाज, कुमार शिव, प्रेम जी प्रेम, और दुर्गादान जी, दुर्गादान जी, हाँ, और फिर कोटा के 4-5 लोग तो वो थे। तो मैं तो नया स्टूडेंट था, तो उन सब लड़कों ने मेरा नाम दे दिया उनको कि भाई ये भी हमारा साथी, एक मुकुट बिहारी, उसको भी कविता पढ़वाना था। तो वहाँ पढ़ी कविता, लेकिन कोई उसका मतलब इतना बड़ा, क्योंकि नए नए थे ना, तो ठीक है भाई, हाँ बढ़िया भैया। उसके बाद उसी समय लगभग ये बात है 15
76 की ही 75 की सुल्तानपुर में हमारे एक लक्ष्मी नारायण जी यादव थे जो प्राइमरी स्कूल के एचएम थे। ठीक बात है। तो वहाँ एक क्विज मिल रखियो वार्षिकोत्सव प्राइमरी स्कूल को। वो कहीं से गगटाणा वहाँ को नानी रोचे तो गगटाणा से प्रेम से जुड़े हुए थे शुरू से। तो वहाँ प्रेम जी से बात करी तो उनमें दुर्गादान जी, गिरधारी लाल जी वाला, नाथू लाल जी निडर और कई नाम से कुमार शिव, प्रेम जी प्रेम, कुसुम जोशी, जगदीश जोशी और एक वो सूरजमल जी विजय सांगोद, ये सारा लोगों को इसमें छा। तो वो भी गांव से माँ एक मन मार साहब ने कह दी बस कि यार आज तू भी बोल जी। ठीक बात मैंने कि ठीक जी यार जो। तो इस प्रकार से यात्रा चलती तो वहाँ चली, वहाँ कवि पाठ किया तो प्रेम जी वगैरह ने सबने पहली बार वहाँ देखा और वहाँ सुना। उसके बाद से फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, चलता रहा। बिल्कुल। मैं दर्शकों को एक बात यहाँ पर रोक के बता देना चाहता हूँ। इन्होंने पहले वाले वाक्य से लेकर इस आखिरी वाक्य तक अपने अग्रजों को स्मृति में लाकर मान सम्मान दिया। अभी मैं कल परसों एक साहित्य कार्यक्रम में था, मंच पर बिराजे हुए थे आदरणीय, और हमारे शहर के वरिष्ठतम साहित्यकार रामेश्वर जी रामू जब इनके गले में माला पहना कर जा रहे थे तो इन्होंने हाथ पकड़ के उनके पैर छुए। इस ऊंचाई पर आकर व्यक्ति बड़ों को मान सम्मान देना नहीं भूलता है। ये हम कलम उठाना जो चल रहे हैं, सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। मेरा सवाल सीधा आदरणीय से है, क्या साहित्य में अगली पीढ़ी से सीख कर कुछ और अच्छा किया जा सकता है, अर्थात वट वृक्षों के नीचे बैठकर कुछ और लिखा जा सकता है? साहित्य में पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की तरफ क्या जिम्मेदारी रखे? देखिए राम जी और भाई रूपनारायण जी, दरअसल सीखा तो बड़ों से ही जाता है। हाँ। वो विरासत यदि हम नहीं संभाले तो फिर हम अपने आप को भी नहीं संभालेंगे। ठीक बात। यदि आपने बड़ों का सम्मान नहीं किया तो आप भी अपने छोटों से सम्मान की अपेक्षा नहीं करें। बिल्कुल सही कहा। आप तभी सम्मान पाएंगे जब आप बड़ों को सम्मान देंगे। ये घर परिवार में भी होता है। आप एक व्यक्ति अपने पिता के माता के चरण स्पर्श करता है तो उसके बच्चे उसको देखते हैं, है ना, और उनको ये एक प्रेरणा मिलती है कि मेरे पापा मेरे पिताजी को का आदर करते हैं, मेरी दादी का आदर करते हैं, मेरे बाबा का आदर करते हैं, है ना। तो वहीं से जो संस्कार है ना, संस्कार वहीं से तो ये भी यही संस्कार हैं। मतलब हम बड़ों का कितना सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। वो कोई लाके यूँ प्रसाद की तरह हथेली में नहीं रखा, लेकिन उन्होंने जो किया है, जो उनका कर्म है, वो कर्म जो हमारे सामने उन्होंने रखा है, वो कर्म ही आदमी का तहीं प्रेरणा दे छे, वही आगे बढ़ाओ छे। तो मेरा तो यूँ है कि हमेशा बड़ों का सम्मान किया है। आज भी जैसे माँ से बड़ा मंच पर कोई छे तो मैं बीच में ना बैठूँ जी, मुझ साइड पे बैठने की कोशिश करूँ, है ना। और वो बहुत बुलाओ छे, अब दिना कहीं जी एक बार उती में काओ छे, मतलब खाता रह जाओ जी बीज और मरता रह जाओ जी बड़ो। ठीक बात। तो ठीक बात है। हाँ, तो अब कहीं चे माँ स्थिति में तो आ ही गया, लेकिन और यह हमारो सौभाग्य छे कि जितना भी मसू अनुज छे या मसे छोटा छे या जूनियर छे, सब बहुत सम्मान करे छे। ठीक बात। आज का जो बच्चा आ रहा छे, कोई के दृष्टि में वो कहीं भी हो सके छे, लेकिन मुँह प्रमाणित करूँ छी बात कि चाहे मंच पे हुआ, चाहे रास्ता में हुआ, चाहे घर पे हुआ, जहाँ भी मिलेंगे वहाँ बहुत मान सम्मान से बच्चा मिले छे। आज का जितना भी लेखक छे, लिख रहा छे, कवि छे, साहित्यकार छे, जो नई पौध आ रही छे, वो सब में वहाँ सब मुँह या संस्कार देखूँ छो। बहुत बढ़िया। और मन तो खैर हमेशा करे छे। आज मुँह भी अपनो आदर्श दुर्गादान जी के ताई, प्रेम जी के ताई मानू छूँ। प्रेम जी प्रेम और दुर्गादान सिंह जी ये हमारे जीवन के आदर्श हैं। और ये मतलब शायद आगे ना हो, और रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब, लेकिन रघुराज सिंह हाड़ा साहब को सानिध्य बहुत कम मिलो। मुझे ज़्यादा प्रभावित दुर्गादान जी से ही होयो, प्रेम जी से होयो, और वहाँ का पद चिन्ह पर चालवा की कोशिश करी। अब एक बार पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, लेकिन आखिरी सवाल मेरे जहन में एक और है
क्या पुरस्कार व्यक्ति में प्रेरणा के अलावा कुछ और ऊर्जा उत्पन्न करता है? पुरस्कार कितना आवश्यक है एक साहित्यकार के लिए? और जब अकादमी के पुरस्कारों की बात करें तो अकादमी का पुरस्कार कितना व्यक्ति को प्रेरित करता है? देखिए राम जी, पुरस्कार जो हैं वो कोई अच्छे या बुरे साहित्य का मापदंड नहीं है। ठीक बात। लेकिन पुरस्कार व्यक्ति को ऊर्जा तो देता है, प्रसन्नता देता है और उसको संतोष देता है कि उसने जो अब तक किया है, उसने जो अब तक अपना दिया है समाज को, उसका रिटर्न उसको मिल रहा है। ठीक बात है। साथ ही उसको जिम्मेदारी देता है। पुरस्कार जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि पुरस्कार और फिर कंपटीशन के पुरस्कार, मतलब जैसे यूँ सम्मान वगैरह तो कोई संस्थाओं के मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई पुस्तक जाए कंपटीशन में और उसको मतलब चयन किया जाए उसका, तो वो चयन जो है वो विद्वानों के द्वारा किया गया है, तो कोई ना कोई बात तो वो एक बहुत बड़ा संतोष है। हाँ, एक मन में एक शांति है कि मैं जो लिख रहा था वो वाहियात नहीं है और वो मतलब विचारणीय है ना, वो समालोचना के योग्य है, वो पठनीय है, तो वो बात दिमाग में तो आती है और एक प्रसन्नता तो होती है पुरस्कार की। पुरस्कार जो है आदमी को उसने जो अब तक जीवन में किया है उस कर्म की तस्दीक करता है पुरस्कार, उसको प्रमाणित करता है और उसके कर्म को सम्मानित करता है। इसलिए पुरस्कार मिलना ये सौभाग्य तो है ही सही। ये थे हमारे हाड़ौती के सिरमौर मुकुट बिहारी से मुकुटमणि राज होने की यात्रा में इनकी विचारधाराओं का ये साक्षात्कार। लेकिन अभी साक्षात्कार इनका खत्म नहीं हो सकता। जीवन वृत्त के बारे में हम जानेंगे इस इंटरव्यू के दूसरे भाग में।